खामोश है सारा शहर। आप सोच रहे होंगे ये सब किसी सोल्जर या फिर किसी पावरफुल पॉलिटिशियन के लिए हो रहा होगा। नहीं, ये सब एक ऐसे आदमी के लिए हो रहा है जो ना कभी पावर के पीछे भागा, ना कभी किसी कुर्सी के पीछे, ना कभी हेडलाइंस के पीछे। वो बस अपना काम करता रहा, ईमानदारी से, चुपचाप। और शायद इसीलिए जब वो गया तो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। ये कहानी है उस आदमी की जो एक बिजनेसमैन नहीं, भारत का रतन था। इन 1947 में जब देश आजादी सेलिब्रेट कर रहा था, एक 10 साल का लड़का अपनी पर्सनल दुनिया बिखरते हुए देख रहा था। रतन के पेरेंट्स नवल और सोनू का डिवोर्स हो रहा था, और उस वक्त यह सिर्फ फैमिली मैटर नहीं, एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज थी। स्कूल में लोग मजाक उड़ाते थे, घर में सिर्फ खामोशी रहती थी। मां ने दूसरी शादी कर ली, और उस टूट चुके घर के बीच एक इंसान था जो उसका सहारा बन गया। नवाज बाई, रतन की दादी। वो उस लड़के को एक ऐसी चीज सिखा रही थी जो कोई स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। बेटा, लोग तो बोलेंगे ही और तुम्हें तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, पर तुम कभी झुकना मत। हमेशा इज्जत से जियो, चाहे जो हो जाए। The weather is simply lovely for a stroll. 1955 में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए रतन टाटा पहुंच गया अमेरिका, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। और पहली बार जिंदगी में कोई नहीं जानता था वो कौन है। ना टाटा सरनेम का प्रेशर, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ एक सिंपल लड़का अपने सपनों के साथ। लॉस एंजल्स में एक जॉब भी मिल गई, एक ऐसा शहर जिसे उसका नाम तक नहीं पता था। और वहां एक लड़की मिली, कैरोलिन, जो उन्हें सिर्फ रतन के नाम से जानती थी। बात शादी तक पहुंच गई थी। उनको चाहिए था बस एक घर, एक सिंपल जिंदगी, एक आम इंसान की कहानी की तरह। Sometimes I think you love these tracing papers more than me. I'm just practicing. I want to make sure I get our life exactly right. I'm leaving. Should I drop you? No, you go. I will go later. Bye. फिर एक रात बॉम्बे से फोन आया। रतन की दादी लेडी नवाज बाई टाटा बहुत बीमार थी। वो ही थी जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी और सबसे अच्छे से समझती वापस आ रहा हूं। 7 साल हो गए थे दूर रहते हुए, अब वापस जाना जरूरी था। रतन ने सोचा बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर कैलिफोर्निया लौट आऊंगा, कैरोलिन के पास। Hey, I'm going to India. I'll be back in few weeks. But why? I promise. This is just temporary.
कैसी हो तुम? तुम आ गए ना, अब मैं ठीक हूँ। रो मत, अब जा और फ्रेश होके कुछ खाना खा ले। मैं आता हूँ, ध्यान रखना। रतन इंडिया में आने के कुछ दिन बाद इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गई थी। अमेरिका में कैरोलिन के पेरेंट्स को इंडिया अनसेफ लगा। उन्होंने अपनी 19 साल की बेटी को इंडिया भेजने से सीधा मना कर दिया और बस कहानी वही रुक गई। ना कोई झगड़ा हुआ, सिर्फ एक खामोशी जो सालों तक चलती रही। एक जंग ने दो लोगों की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। रतन टाटा कभी लॉस एंजल्स वापस नहीं गए और कैरोलिन कभी इंडिया नहीं आई। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आपने बुलाया था। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें जमशेदपुर जाना चाहिए, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके, फिर मैं कल ही निकलता हूँ जमशेदपुर के लिए। 1962 में इंडिया वापस आने के बाद रतन के लिए यहां कोई रेड कारपेट नहीं था। रतन ने लाइमस्टोन उठाना जैसा ग्राउंड लेवल का हर काम किया जो एक नॉर्मल वर्कर करता है, वो सब। ये एक टेस्ट था, क्या ये लड़का सच में आग से गुजर सकता है? रतन ने ना कभी कंप्लेन की, ना कोई शॉर्टकट मांगा, बस काम किया चुपचाप, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी दादी ने सिखाया था। 10 साल बाद रतन को दी गई नेल्को कंपनी, जो कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में थी। यह एक डूबता हुआ जहाज था जिसे बचाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। सिर्फ 2% मार्केट शेयर और ऊपर से लाइसेंस राज जो हर कदम पे रुकावट डाल रहा था। लेकिन रतन ने हार नहीं मानी। पूरे 10 साल लगा दिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, लोन्स क्लियर किए और धीरे धीरे 2% को 20% तक ले आए। जेआरडी दूर से सब देख रहे थे और शायद पहली बार उन्हें अपना सक्सेसर क्लियरली दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद जेआरडी टाटा, जो 5 दशक से टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। दिल का मसला था, वो जानते थे अब और नहीं होगा। उन्होंने रतन को बुलाया और एक लाइन बोली जो रतन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ठीक हो अभी रतन, अब तुम्हें मेरी जगह ले लेनी चाहिए। जैसा आप कहे। मुझे पता है आसान नहीं होगा, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मुझे तुम पर भरोसा है। यह सिर्फ प्रमोशन नहीं था, यह एक बोझ था। मैं चलता 95 कंपनियों का। ध्यान रखना। रतन ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई स्पीच नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। उन्होंने बस एक रूल इंट्रोड्यूस किया। ये पॉलिसी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक तो बोर्ड के साथ एग्री करेंगे या फिर रिजाइन करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर तक जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मैंडेटरी रिटायरमेंट एज 75 साल चेयरमैन के लिए, 65 साल मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए। कोई एक्सेप्शन नहीं। इस एक पॉलिसी ने 3 डिकेड्स का पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया। टाटा ग्रुप में अब सिर्फ जोकर्स बचे हैं। इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता। मोदी ने मीडिया में टाटा ग्रुप को सर्कस बोला और ये सारे न्यूज पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गई। Let's maintain the aerodynamic curve here. 1993 में रतन टाटा ने एक सपना देखा, एक ऐसी कार जो इंडिया के लिए बनी हो, इंडिया के लोगों के लिए। न कोई कॉम्प्रोमाइज, न कोई जुगाड़, एक रियल कार। लेकिन रास्ता इजी नहीं था। दुनिया भर ढूंढा, फिर भी बजट में फिट होने वाला इंजन नहीं मिला। डिजाइन बार बार बदला, डैशबोर्ड भी कई बार रीडिजाइन हुआ। 6 साल की लगातार मेहनत। और फिर साल 1999 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई। सिर्फ एक दिन में 1,15,000 एडवांस बुकिंग्स आई। इंडिया ने अपनी कार बना ली थी
और जो लोग रतन टाटा को सिर्फ एक जोकर समझते थे, उनके लिए ये एक सॉलिड जवाब था। कुछ ही महीनों के बाद इंडिका में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए और रतन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर्ड के साथ डील डिस्कस करने गए। लेकिन वहां डील की बात कम और मजाक ज्यादा हुआ। उन्हें बोला गया, तुम कार कंपनी चला ही नहीं सकते। रतन टाटा ने वो रूम चुपचाप छोड़ दिया। न कोई आर्ग्यूमेंट, न कोई ड्रामा, लेकिन अंदर एक आग लग चुकी थी। उसी रात उन्होंने डिसाइड कर लिया, टाटा मोटर्स कभी किसी के हाथ नहीं बिकेगी, कभी नहीं। इस आग को याद रखना, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ कमबैक नहीं था, हिस्ट्री थी। एक साल बाद टाटा टी ने एक ग्लोबल ब्रांड टेटली को एक्वायर करके दुनिया को बताया कि इंडिया किसी से कम नहीं है, और ये डील हुई थी 2113 करोड़ में। ब्रिटेन की एक आइकॉनिक चाय ब्रांड अब एक इंडियन कंपनी के हाथ में थी। दुनिया ने पहली बार सीरियसली नोटिस किया। लेकिन सच कहूं, ये तो बस ट्रेलर था। 2006 में कोरस स्टील एक वक्त में ब्रिटिश स्टील का हिस्सा था और अब बिकाऊ था। टाटा स्टील ने इस कंपनी के लिए बिड लगाई। साथ में ब्राजील की CSN भी रेस में थी। 8 राउंड्स की इंटेंस बिडिंग वॉर चली। पूरी दुनिया देख रही थी। हर राउंड के साथ नंबर्स ऊपर जा रहे थे। लोग बोल रहे थे, रतन टाटा पागल हो गए हैं। CSN ने 603 पेंस पर शेयर तक ऑफर कर दिया। पेंस का मतलब पैसे। रतन टाटा का फाइनल मूव 608 पेंस, सिर्फ 5 पेंस ज्यादा। लेकिन वही 5 पेंस हिस्ट्री लिखने के लिए काफी थे। ये 1 लाख करोड़ की डील थी। एक इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश स्टील को एक्वायर कर लिया। जिस देश ने कभी इंडिया पे 150 साल राज किया था, आज उसकी स्टील कंपनी इंडियंस के हाथों में थी। बाद फोर्ड कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। जगुआर और लैंड रोवर, 2 आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स, बिकाऊ थे। दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमेकर्स लाइन में खड़े थे। लेकिन खरीदने आया एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई थी, और टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को 9,200 करोड़ कैश में एक्वायर कर लिया। आपको 1998 याद है, जब फोर्ड के वो लोग टाटा पे हंसे थे? आज उन्हीं का ब्रांड रतन टाटा के पास था। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, ये प्योर पोएटिक जस्टिस थी, जो सपना फोर्ड ने तोड़ा था। आज वही सपना पूरा हो गया। और सबसे खास बात, उन्होंने कभी रिवेंज का एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि असली जेंटलमैन बदला नहीं लेते, वो सिर्फ जीतते हैं। – 2003 में एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। हाईवे पर एक फैमिली के 4 लोग स्कूटर पे जा रहे थे। रतन टाटा की गाड़ी उनके पास से गुजरी और उनकी नजर उस फैमिली पर टिक गई। उसी पल एक सपने ने जन्म लिया, एक ऐसी कार जो हर इंडियन फैमिली अफोर्ड कर सके। सिर्फ 1 लाख रुपए की कार। इंजीनियर्स ने कहा इम्पॉसिबल है। दुनिया ने कहा 1 लाख पागलपन है। लेकिन रतन टाटा के लिए ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये उस बाप के लिए था जो बारिश में अपने बच्चों को स्कूटर पर ले जाता है। प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस। अगर हमने 1 लाख बोला है तो 1 लाख ही होगा। वेस्ट बंगाल में 997 एकड़ जमीन पे नैनो की फैक्ट्री का काम चालू था। लेकिन फिर पॉलिटिक्स बीच में आ गई और सब उलट गया। ममता बनर्जी का ऑपोजिशन, फार्मर्स के प्रोटेस्ट्स, रतन टाटा का सबसे पर्सनल सपना धीरे धीरे पॉलिटिक्स की बलि चढ़ रहा था। महीनों तक उन्होंने वेट किया, हर तरीके से बात करने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो रतन टाटा ने बोला कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में बिल्कुल काम नहीं कर सकते। हमें गुजरात के सीएम ने बुलाया है। ओके। सीएम साहब, आप मुझे इस बंजर जमीन पर क्यों लेके आए? मैंने सुना आपको जल्द से जल्द नैनो के फैक्ट्री के लिए कुछ जमीन चाहिए, तो मैं देता हूं आपको जमीन।
धन्यवाद सीएम साहब, बट गवर्नमेंट प्रोसेस में ही मुझे 6 महीने लग जाएंगे। वो सब कुछ मेरी टीम संभाल लेगी। आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। ग्रेट, हम इस बारे में जरूर विचार करेंगे। रतन जी, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन नहीं होता। ओके। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने टाटा ग्रुप को 1100 एकड़ जमीन ऑफर की, तो टाटा ने भी रातों रात पूरी फैक्ट्री गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर दी। ये रतन जी के लिए एक छोटी सी जीत थी। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के लिए सबसे लंबी रात थी। इस रात को पाकिस्तानी टेररिस्ट्स ने मुंबई पर हमला किया था और उनका मेन टारगेट था द ताज महल पैलेस होटल। वो होटल जो जमशेदजी टाटा ने 1903 में बनाया था। ये टाटा एम्पायर का क्राउन ज्वेल था। यह हमला 49 घंटों तक चला। इसमें 31 लोग अपनी जान गंवा बैठे। एम्प्लॉयज, गेस्ट्स, जनरल मैनेजर की बीवी, उसके बच्चे। रतन टाटा 3 दिन तक उस होटल के बाहर खड़े रहे। अंदर उनके अपने लोग मर रहे थे और वो बस देखते रह गए। हमला खत्म होने के बाद रतन टाटा ने कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया। वो सीधा निकले हर एक फैमिली के घर। 80 एम्प्लॉयज जो मरे या घायल हुए थे, उन सब के परिवार तक खुद गए। जमीन पर बैठकर बात की, हाथ पकड़ा, उनकी बात सुनी, फिर एक फैसला लिया। हर शहीद एम्प्लॉय की फैमिली को लाइफ टाइम सैलरी मिलेगी। बच्चों की एजुकेशन टाटा ग्रुप कवर करेगा। सारे कर्ज माफ, मेडिकल केयर लाइफ टाइम फ्री मिलेगी। और सिर्फ टाटा के एम्प्लॉयज नहीं, रेलवे वर्कर्स, वेंडर्स, पुलिस पर्सनल, जिन्हें भी नुकसान हुआ था, सब तक मदद पहुंची। सिर्फ 24 दिन बाद ताज फिर से खुल गया। उस रात रतन टाटा उसी लॉबी में खड़े थे। वही होटल जहां गोलियां चली थी, वही कॉरिडोर्स जहां उनके लोग मरे थे। लेकिन आज वो खुद भी खड़े थे और उनका घर भी, क्योंकि टाटा टूटते नहीं, वो हमेशा खुद को दोबारा खड़ा करते हैं। 2012 में रतन टाटा ने 75 साल की उम्र में वही किया जो उन्होंने खुद रूल बनाया था, रिटायरमेंट। कोई एक्सेप्शन नहीं, खुद के लिए भी नहीं। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। सब बोल रहे थे अब एक नया दौर शुरू होगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। – 2016 में गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टमेंट्स के झगड़ों के वजह से साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पोजीशन से हटा दिया गया। रतन टाटा को फिर से वापस आना पड़ा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन यह जीत सेलिब्रेट करने वाली नहीं थी, क्योंकि 2022 में साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसीलिए रतन टाटा ने इस पर एक शब्द तक नहीं बोला। कुछ जीतें ऐसी होती हैं जहां कोई भी असली विनर नहीं होता। दुनिया भर में 3,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज, लाखों फैमिलीज। रतन टाटा ने सबके लिए घर बनाया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। 4 बार शादी के करीब आए, 4 बार वापस आए। पहली बार लड़की के घर वाले, दूसरी बार काम ने रोक दिया, तीसरी बार डर ने, और फिर वक्त ने। क्या आपको भी कभी लोनली फील होता है? हाँ, कई बार मुझे बहुत लोनली फील होता है। कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी एक फैमिली हो, एक वाइफ हो, कोई हो जिसके पास मैं घर लौट सकूं। ये एक बिलियनियर की बात नहीं थी, ये एक अकेले इंसान की बात थी जिसने दुनिया को सब कुछ दिया और अपने लिए कुछ भी नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा अपनी गाड़ी खुद चलाते थे, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स से मिलते थे, और स्ट्रे डॉग्स उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के एक बीमार कुत्ते के लिए ब्लड डोनर्स की अपील की थी। एक $1 बिलियन टाइकून जो एक कुत्ते के लिए दुनिया से मदद मांग रहा था, यही थे रतन टाटा। सिंपल, रियल, अपने।